नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका एक नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस हफ्ते बारी है पाठ 7 जनजातियाँ, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय की। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि किस तरह से जो दस्तकारी है और जो खानाबदोश समुदाय है और जो जनजातियाँ हैं वो किस तरह से अपने समय में फली फूली और किस तरह से उनका जो इतिहास रहा है वो हम इस पाठ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा आपने अध्याय 2, 3 और 4 में देखा कि किस प्रकार से राज्यों का उत्थान और पतन हुआ और इसी उठापटक के बीच कलाओं, दस्तकारियों और उत्पादक गतिविधियों की नई किस्में शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। तो फिर उसके बाद एक लंबे अंतराल के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। लेकिन जो सामाजिक परिवर्तन हुए वो हर जगह एक जैसे नहीं थे, वो अलग अलग तरह से विकसित हुए। तो किस तरह से वो विकसित हुए यही इस पाठ में हम देखेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि उपमहाद्वीप के बड़े से हिस्से में वर्ण नियमानुसार पहले ही विभाजित था। जैसे मैंने वर्ण व्यवस्था का पहले भी जिक्र किया था कि 4 हमारे जो है प्रमुख वर्ण थे, ठीक है, जिसमें हमारे जो ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए नियम बड़े बड़े राज्य के राजा स्वीकार करते थे। इससे ऊंच नीच और अमीर गरीब के बीच का फासला बढ़ा। दिल्ली के सुल्तान और मुगलों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज्यादा जटिल हो गया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे जनजातीय समाज के बारे में कि जनजातीय समाज क्या थे और जो बड़े बड़े हमारे शहर थे उनसे दूर एक अलग समाज, एक अलग सभ्यता फल फूल रही थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसा हम जानते हैं कि उस तरह जो है दूसरे तरह के समाज भी मौजूद थे। ऐसे समाज जो ब्राह्मण द्वारा सुझाए गए सामाजिक नियम और कर्मकांडों को नहीं मानते थे और न ही वहाँ असमान वर्गों में कोई विभाजन था। अक्सर ऐसे समाजों को ही जनजातियां कहा जाता रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधन से जुड़े होते हैं। जैसे दो मनुष्यों के बीच में, जैसे दो मनुष्य किस तरह से जुड़े हुए हैं, नातेदारी के बंधन से जुड़े रहते हैं, कुछ न कुछ उनमें रिश्ता होता है। तो उसी तरह से जनजाति के सदस्य भी नातेदारी के बंधन से जुड़े होते थे। कई जनजातियां खेती से अपना जीविकोपार्जन करती थी, जबकि कुछ जनजातियां जो थी वो शिकारी थे, संग्राहक थे या पशुपालक थे। ठीक है, प्राय वे क्या करते थे, वो अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूरा पूरा इस्तेमाल करते थे और उस निवास स्थान के अनुसार अपनी गतिविधियों का मिला जुला रूप अपनाते थे। उसमें से हमारी जो कुछ जनजातियां थी वो खानाबदोश थी। खानाबदोश यानी खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी, मतलब उनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं था। ठीक है, जैसे किसी एक स्थान पे वो रुक गए और वहाँ अगर उनकी जितना उनका खाने लायक गुजारा है, अगर वो खाने की सामग्री वहाँ समाप्त हो जाती है तो उस स्थान को छोड़कर वो किसी दूसरी जगह चले जाते थे। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि और चारागाहों पर नियंत्रण रखते थे और वे खुद के बनाए नियमों के आधार पर ही परिवारों के बीच इनका बंटवारा करते थे। जैसे अगर जनजातीय समूह के पास कोई भूमि होगी या कोई चारागाह होगा तो क्या होगा, उनका उस पर अपना ही कंट्रोल था और उन्होंने जो एक नियम अपने स्थापित किए होते थे परिवार में, उन्हीं नियमों के आधार पर इस भूमि का और इन चारागाहों का बंटवारा होता था। तो इस उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली फूली।
सामान्यतः ये जंगलों, पहाड़ों, रेगिस्तानों और दूसरी दुर्गम जगहों पर निवास करती थी। कभी कभी जाति विभाजन पर आधारित अधिक शक्तिशाली समाजों के साथ उनका टकराव भी हुआ। कई मायनों में इन जनजातियों ने अपनी आज़ादी को बरकरार रखा और अपनी अलहदा अलहदा यानी अलग, बिल्कुल अपनी अलहदा संस्कृति को बचाया। लेकिन जाति आधारित और जनजातीय समाज दोनों अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर रहे। टकराव और निर्भरता के इस संबंध ने दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम किया। तो अब हम बात करेंगे जनजातीय लोग ये कौन थे आखिर। तो जो उस समय के समकालीन, उस समय के इतिहासकार थे और मुसाफिर थे, उन्होंने जनजातियों के बारे में बहुत कम लिखा है। अगर हम कुछ अपवाद छोड़ दें तो जनजातीय लोग लिखित दस्तावेज भी नहीं रखते थे, लेकिन वे अपनी समृद्ध रीति रिवाज और वाचिक मौखिक परंपराओं का संरक्षण भी करते थे। और ये परंपराएं हर नई आने वाली पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल भी करने लगे हैं। तो फिर जो जनजातीय लोग हैं वो भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाए जाते थे। किसी भी एक जनजाति का इलाका और प्रभाव समय के साथ साथ बदलता रहता था। कुछ शक्तिशाली जनजातियों का बड़े इलाकों पर नियंत्रण था। पंजाब में खोखर जनजाति 13वीं और 14वीं सदी के दौरान बहुत ही प्रभावशाली थी, ठीक है। और यहाँ बाद में गख्खर लोग ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उसके बाद मुखिया कमाल खान गख्खर को बादशाह अकबर ने मनसबदार बनाया। मुल्तान और सिंध में मुगलों द्वारा अधीन कर दिए जाने के पहले लंगा और अरघुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत विस्तृत क्षेत्रों पर था। उत्तर पश्चिम में एक और विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति थी बलोच। ये लोग अलग अलग मुखियों वाले कई छोटे छोटे कुलों में बंटे हुए थे। पश्चिमी हिमालय में गद्दी गडरियों की जनजाति रहती थी। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग पर भी नागा, अहोम और दूसरी जनजातियों का पूरी तरह से प्रभुत्व था। तो यहाँ पर एक नई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं कि कुल क्या होता है। परिवारों या घरों के एक ऐसे समूह को कुल कहते हैं जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। जनजातीय संगठन प्राय नातेदारी या कुल संबंधी निष्ठा पर आधारित होते हैं। तो ऐसे परिवारों को हम क्या कहते हैं? कुल कहते हैं, जिनकी पूर्वज की संतान होने, जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी है। अब हम इस पार्ट से संबंधित जो वर्कशीट आप लोगों के लिए तैयार की गई है, अब हम थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के कार्यपत्र के प्रश्न संख्या 1 का भाग क है, अक्सर किन समाजों को जनजातियां कहा जाता रहा है? तो ऐसे समाज जो ब्राह्मण द्वारा निर्धारित किए गए नियम और कर्मकांड नहीं मानते थे, उन्हें जनजातियां कहा जाता रहा है। उसके बाद है जनजातियां अपना जीविकोपार्जन किस प्रकार करती हैं या करती थी? तो जनजातियां जो है अपना जीविकोपार्जन खेती के द्वारा, शिकार करके या संग्राहक की भूमिका अदा करके करती थी। जनजातीय लोग अगर लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे तो वे अपनी परंपराओं का संरक्षण किस प्रकार रखते थे? तो वे अपनी परंपराओं का संरक्षण वाचिक तौर पर रखते थे और अपनी परंपराएं जो है उनका हस्तांतरण इन्हीं वाचन विधियों द्वारा जो अपनी आने वाली पीढ़ियां हैं उनको देती थे। उसके बाद है कुल किसे कहते हैं? तो परिवारों का एक ऐसा समूह जो एक ही पूर्वज की संतान होने का दावा करे, उसे कुल कहते हैं। ठीक है, तो आज का कार्यपत्रक बहुत ही आसान सा कार्यपत्रक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय हिमाचल।